अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्फिया क्लासेस एंड साइंस फर्स्ट के वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पटेल अकरम मस्तान और हम आज देखने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट पार्ट का सबसे पहला सबक जिसका नाम है शकली कशिश। ओके, इस चैप्टर के बारे में पूरी तरह मालूमात हासिल करने के लिए एंड तक का वीडियो देखिएगा जरूर। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं शकली कशिश के बारे में। तो जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है शकली कशिश, तो ये शकली कशिश होती क्या है, सबसे पहला सवाल। तो इसके लिए आप सभी ने बचपन से देखा है, आप सभी ने बहुत बार सुना है। एक बहुत ही नामदार साइंसदान रह चुके हैं जिनका नाम था न्यूटन जी, राइट। तो न्यूटन के बारे में हर किसी को पता है कि वो एक बार बैठे थे कहीं पर, सेब ऊपर से गिरा और उनको शकली कशिश के बारे में पता चल गया। तो ये इतना आसान नहीं था, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हुई। चलिए उसे समझते हैं क्या क्या चीजें इसके बीच में है। तो जब न्यूटन जी के सर पर ऊपर से सेब गिरा तो उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल यह आया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर सेब को नीचे ही गिरना था तो सीधी नीचे क्यों गिरा, तिरछा नीचे गिर सकता था इस तरीके से, या फिर हो सकता था जिगजैग मैनर में आके नीचे गिरता। तो ऐसी क्या वजह थी कि वो सीधा ही आकर नीचे गिरा। तो इन सारी चीजों के बारे में जब न्यूटन जी ने बहुत सारी स्टडीज की तो उनको पता चला कि इसके पीछे एक कुवत है जिसे हम कहते हैं शकली कशिश। तो जैसा न्यूटन जी ने देखा कि ऊपर के सेब को गिरने के लिए शकली कशिश की जरूरत है ताकि वो जमीन तक आ सके, तो उनके दिमाग में एक और ख्याल आया कि जब ऊपर से सेब गिरता है शकली कशिश की वजह से, तो ऊपर तो चांद भी होते, ऊपर तो तारे भी होते हैं, तो उन्हें भी तो नीचे गिरने के लिए शकली कशिश लगती होगी, तो वो नीचे क्यों नहीं गिरते। तो यहाँ पे पहला सवाल ये उठा, क्या चांद सितारों को शकली कशिश अमल करती है, और अगर हाँ करती है तो वो नीचे क्यों नहीं गिरते। अब इन तमाम चीजों की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे न्यूटन जी ने थोड़ा और आगे अपनी स्टडीज को बढ़ाया और यहाँ से हमें इस सबक की पूरी मालूमात हासिल करना शुरू हो गया। तो यहाँ सबसे पहले सवाल आया कि चांद, सूरज, सितारे इन सब के पे भी शकली कशिश अमल करती है जमीन की, जैसा वो सेब पर कर रही थी। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, उस पर भी शकली कशिश अमल करती है। अब यहाँ पे सवाल आया कि वो नीचे क्यों नहीं गिरते। अब इसका जवाब अगर आपको जानना है तो आप थोड़ा वीडियो आगे तक देखिए, आगे इसका जवाब आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एक टॉपिक आया रफ्तार और कुवत, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। तो ये हर कोई जानता है रफ्तार क्या होती है, मैं कितनी तेजी से यहाँ से वहां भाग रहा हूँ, ये मेरी रफ्तार है। कुवत क्या है, तो मैं अगर किसी चीज को हटाना चाहता हूँ तो उसके ऊपर हम हाथ लगाते हैं और कुछ करते हैं जिसकी वजह से वो वहां से हट जाती है, वो होती है हमारी कुवत। तो कुवत और रफ्तार में क्या ताल्लुक है, तो इसके लिए हमारे न्यूटन जी ने एक कानून दिया था जिसके जरिए ये कहा जाता है कि अगर कोई शय किसी सिमत में किसी रफ्तार से दौड़ रही है, अगर आप चाहते हो उसकी रफ्तार की कदर को कम या ज्यादा करना, या फिर आप चाहते हो कि उसकी रफ्तार की सिमत को बदलना, तो इन सारी चीजों के लिए आपको कुवत लगाने की जरूरत पड़ती है। एक छोटी सी मिसाल के तौर पे अगर हम आपको बताएं तो आप गाड़ी चला रहे हो, जब आप गाड़ी चालू करते हो तो आपको किक देना पड़ता है या मोटर इंजन स्टार्ट करना पड़ता है। ये सारी चीजें इंजन को स्टार्ट करने के लिए की जाती है ताकि इंजन से कुवत निकले और वो टायर को गोल घुमाए। मतलब जो टायर एक जगह बैठा हुआ था उसे चलाने के लिए कुवत की जरूरत पड़ी। इसका दूसरा पहलू देखते हैं, जब टायर चलना शुरू हुआ, हमारी गाड़ी चलना शुरू हुई, तो हमारी गाड़ी जिस सिमत में जा रही है, अगर मैं चाहता हूं उसकी सिमत बदलूं तो मुझे हैंडल टर्न करना पड़ता है या स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है। अगेन यहाँ पर मुझे कुवत लगाने की जरूरत पड़ रही है, मतलब सिमत बदलने के लिए भी हमें कुवत की जरूरत है। अब इसका तीसरा पहलू देखते हैं। तीसरे केस में समझिए आप एक गाड़ी को चला रहे सीधा, आप गाड़ी सीधी चल रही, अचानक सामने कोई आ गया, आप चाहते हो कि उसकी रफ्तार को कम की जाए, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली ब्रेक अप्लाई करोगे। जहां पर ब्रेक लगाया जाता है मतलब आप पैर से कुवत लगा रहे हो, मतलब रफ्तार को कम करने के लिए भी कुवत की जरूरत है। तो इससे हमें पता चला कि किसी भी रफ्तार की सिमत बदलने या उसकी मिकदार में कम या ज्यादती करने के लिए हमें कुवत की जरूरत होती है। तो यहाँ से पता चला कुवत और रफ्तार ये दोनों आपस में बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें न्यूटन ने बताया। अब इसका हमें इस्तेमाल क्या है, तो इसका इस्तेमाल हमें चांद और सूरज के बारे में मालूमात हासिल करने में आया। अब यहाँ पे दूसरा सवाल हमारा उठता है कि चांद शकली कशिश की वजह से जमीन पर क्यों नहीं आता। तो अब इसके जवाब में, इसका जवाब ढूंढने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, पहले उसे हम जान लेते हैं। और वो चीजें आपने भी बचपन में बहुत बार की होगी। एक लंबा सा धागा लीजिए, उसके दूसरे सिरे पर एक छोटा सा पत्थर बांधिए और एक सिरा हाथ में पकड़िए। जब आप उस धागे को गोल घुमाएंगे तो जो पत्थर है वो एक मखसूस किस्म का रास्ता तय करेगा और वो ऐसा रास्ता होगा जो आपको दिखने में गोल नजर आएगा। यस, बिल्कुल, इसको हम कहते हैं डायवीय हरकत। तो डायवीय हरकत देने के लिए हमें उस धागे को हाथ से गोल घुमाना पड़ता है। तो
तो अब पहले इस डायरेक्टली हरकत को समझते हैं और फिर हम चलते हैं अपने चांद के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा चांद भी एक डायरेक्टली हरकत करता है जमीन के अतराफ में। तो दोस्तों हम डायरेक्टली हरकत के बारे में पढ़ने वाले थे। तो डायरेक्टली हरकत को समझने से पहले आपको डायरेक्टली हरकत के बारे में कुछ बुनियादी चीजों को मालूमात हासिल करनी पड़ेगी। अब जैसा मैंने आपको एक मिसाल के तौर पे दिया था कि आप खड़े हो और आपने एक धागा पकड़ा है, धागे के दूसरे सिरे पर एक पत्थर है जिसे आप गोल घुमा रहे हो। तो जस्ट अपने दिमाग में ये तस्वीर कीजिए कि आपने धागा पकड़ रखा है, आप उस धागे को घुमा रहे हो और वो पत्थर ऊपर गोल घूम रहा है। तो जब पत्थर ऊपर गोल घूमेगा तो एक तरीके का दायरा बनाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये सफेद दायरा है, ठीक है। और आप जो खड़े हो, जो पत्थर को घुमा रहे हो, ये आपका सर है जो लाल कलर का वहां पे दायरा बना हुआ है, और जो पीले कलर का दायरा है जाहिर सी बात है वो पत्थर है जो गोल दायरे में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लीजिए कि ये जो पत्थर है कुछ इस तरीके से गोल हरकत कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें जरूरी है, तो आपको भी ये चीजें पता है कि क्या चीज जरूरी है किसी चीज को गोल घुमाने के लिए, लेकिन आपको उन चीजों का नाम नहीं पता था। तो चलिए आज देखते हैं उन चीजों का नाम क्या है जो आप असल में इस्तेमाल करते हो। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला मेरा सवाल, आप धागे के अंदर पत्थर को बांधिए और धागे को गोल मत घुमाइए, बस लेके खड़े रहिए। तो क्या वो धागा गोल हरकत करेगा, डायरेक्टली हरकत करेगा? जाहिर सी बात है नहीं करेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ लेकर उसे पकड़ रखा है तो वो धागा नीचे, पत्थर नीचे एक जगह लटका होगा, वो डायरेक्टली हरकत नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें पता चला सबसे पहली चीज जो है वो हरकत देना जरूरी है। हरकत देना मतलब कि एक किस्म की मखसूस रफ्तार देना जरूरी है। जब तक मैं अपने हाथों के जरिए उस पत्थर को रफ्तार नहीं दूंगा जब तक कि वो गोल नहीं घूमेगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे पता चली कि रफ्तार का होना जरूरी है, जिसे हम V से जाहिर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलती है दूसरी चीज क्या जरूरी है। अब मेरा दूसरा सवाल, आप एक धागे को बहुत जोर से घुमाइए तो आप रफ्तार बहुत ज्यादा दे रहे हो, जाहिर सी बात है। धागा और वो पत्थर ये दोनों ही बहुत ज्यादा रफ्तार से गोल घूम रहे हैं, लेकिन आप उस धागे को छोड़ दीजिए, क्या वो पत्थर डायरेक्टली हरकत करेगा? जाहिर सी बात है वो पत्थर डायरेक्टली हरकत नहीं करेगा, बल्कि आप जब गोल घुमाते हैं उसे छोड़ोगे तो हो सकता है वो आपकी किसी दोस्त को ही जाकर सर पे पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज पता चली कि डायरेक्टली हरकत को बनाए रखने के लिए धागे का पकड़ के रखना भी जरूरी है। अब धागे को पकड़ के रखने में आप क्या अमल कर रहे हो, तो जरा इस पे सोचिए। आप जब धागे को हरकत दे रहे हो, धागा और पत्थर दोनों गोल घूम रहे हैं, लेकिन जब तक कि आपने उस धागे को हाथ में पकड़ रखा है, आपने पत्थर के ऊपर एक ऐसी कुव्वत लगाई है जो कुव्वत पत्थर को आपके हाथ की जानिब खींच रही है, और आपका हाथ जो है वो दायरे का मरकज है। मतलब एक ऐसी कुव्वत उस जिस्म पर लगनी चाहिए जो कि उसे मरकज की तरफ पकड़े रखे, तब जाके वो गोल घूमेगा। अगर वो कुव्वत छूट जाती है तो वो जिस्म गोल घूमने की बजाय एक मुमास बनाते हुए सीधा बाहर निकल जाएगा, कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरी चीज है वो है एक ऐसी कुव्वत है, यहाँ पर जो कुव्वत उस जिस्म पर लग रही है जो हमेशा उसे हाथ की तरफ, मतलब एक मरकज की तरफ पकड़े रखती है। इस कुव्वत को हमने F से जाहिर किया, क्योंकि कुव्वत को हम इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, इसलिए हमने कैपिटल F से जाहिर किया। जिस तरह से रफ्तार को वेलोसिटी कहते हैं तो हमने V लिखा, सेम उसी तरह कुव्वत को फोर्स कहते हैं, इसलिए हमने F से जाहिर किया। अब इसका उर्दू में नाम क्या है? तो चूंकि ये कुव्वत हमेशा, चाहे वो पत्थर यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो पूरे दायरे में, लेकिन कुव्वत हमेशा हाथ की जानिब आएगी, जिस हाथ ने उसे पकड़ रखा है धागे को। तो चूंकि ये कुव्वत हमेशा मरकज की जानिब अमल करती है, इस वजह से इस कुव्वत को हम कहते हैं मरकजू कुव्वत, ठीक है। और इस मरकजू कुव्वत को इंग्लिश में हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और चूंकि इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, इसके लिए इसको और अच्छे से याद रखने के लिए हम इसके नीचे एक छोटा सा सीपी लिखती है। इसका मतलब ये कुव्वत है जो कि सेंट्रीपिटल है। सेंट्रीपिटल का उर्दू में मतलब होता है मरकजू, ऐसी चीज जो हमेशा मरकज की जानिब हो। तो यहां तक का समझ में आया कि किसी भी जगह पर अगर मुझे एक डायरेक्टली हरकत को मुकम्मल करना है या डायरेक्टली हरकत को बनाए रखना है तो मुझे दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला तो एक रफ्तार की जरूरत होती है जो कि उस जिस्म के ऊपर लगनी चाहिए, जो कि यहाँ हम एरो से दिखा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी ये चीज होती है कि उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए, मतलब मरकजू कुव्वत। अब उस कुव्वत को कैसे जाहिर करेंगे? तो जैसा कि मैंने इससे पहले कहा था कि आपने धागे को हाथ से पकड़ा है,
धागे के दूसरी जानिब वो जिस्म है, मतलब पत्थर है, तो पत्थर पे जो कुव्वत, मरकज जो कुव्वत है वो धागे की तरफ से आएगी। इसका मतलब मरकज जो कुव्वत कुछ इस तरह होगी। तो यहां से हमें समझ में आया कि दायरवी हरकत को बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए पहला तो हमें रफ्तार की जरूरत है और दूसरा उस जिस्म के ऊपर मरकज जो कुव्वत का होना जरूरी है। अब इन दोनों के अमल से होता क्या है, तो रफ्तार क्या कोशिश करती है, रफ्तार हमेशा जिस्म को बाहर निकालने की कोशिश करती है। मरकज जो कुव्वत उसका उल्टा काम कर रही है, मतलब जिस्म को अंदर लाने की कोशिश कर रही है। तो आप समझ जाइए, आपका एक दोस्त आपको बाहर खींच रहा है, आपका दूसरा दोस्त आपको अंदर खींच रहा है, तो आप कहां जाओगे? जाहिर सी बात है, अगर दोनों कुव्वतें सेम है तो आप वहीं खड़े रहोगे जहां पर हो। तो कुछ इस तरह यहाँ पत्थर के साथ होता है। पत्थर के ऊपर जो रफ्तार लग रही है, ये रफ्तार उसे उमास की जानिब बाहर खींचने की कोशिश करती है, ठीक है। और इसी पत्थर के ऊपर जो मरकज जो कुव्वत है वो उसे अंदर लाने की कोशिश करती है। तो इन दोनों सिलसिले में वो पत्थर ना बाहर जा पाता है और ना पूरी तरह अंदर आ पाता है, बल्कि उन दोनों के दरमियान में दायरा बनाते हुए हमेशा गोल घूम रहा होता है। तो इस तरह से हमें मिलता है एक दायरवी हरकत। तो आपने दायरवी हरकत के बारे में सारी चीज समझ ली। अब देखते हैं चांद, जो कि हमने इससे पहले सवाल किया था कि चांद पर भी अगर कुव्वत कशिश लग रही है तो चांद जमीन पर नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, बल्कि गोल एक दायरे में क्यों गोल घूम रहा है। तो यहाँ इसका जवाब आपको मिलेगा दायरवी हरकत के अंदर। तो समझ जाइए कि ये जो लाल डॉट, जो कि पहले हम खुद थे, अभी समझ जाइए कि वो डॉट जमीन है, मतलब वो हमारी जमीन है। और जो पीला डॉट था, जो कि पहले मिसाल में पत्थर का काम कर रहा था, अब वो पीला डॉट चांद का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या पता चलता है कि जमीन के अतराफ में चांद, जो कि दायरवी हरकत में गोल घूम रहा है लगातार। तो यहां पर अगर चांद दायरवी हरकत में है तो दो चीजें होना जरूरी है। तो वो दो चीजों में से सबसे पहली चीज है रफ्तार। तो सबको पता है चांद गोल घूमता है। अब अगर कोई चीज घूम रही है, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ रफ्तार पहले से है, तो चांद के पास रफ्तार आ गई, मतलब हमारी पहली शर्त पूरी हो गई। अब आई दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या था? मरकज जो कुव्वत का होना। तो अब मरकज जो कुव्वत कौन लाके दे रहा है यहाँ पे? तो मरकज जो कुव्वत ऐसी कुव्वत होनी चाहिए जो चांद को जमीन की तरफ खींचे। तो यहाँ पर वो कुव्वत जो हमारा सबक है वही कुव्वत है, मतलब सकली कशिश है। तो चांद के ऊपर जो सकली कशिश लगती है, जो उसे जमीन की जानिब खींचती है, वो सकली कशिश यहाँ पर मरकज जो कुव्वत का काम कर रही है। तो इस तरीके से हमारे पास रफ्तार भी आ गई, मरकज जो कुव्वत भी आ गई। तो इन दोनों के असर की वजह से चांद जमीन की तरफ खिंचाव तो होता है, लेकिन जमीन पर गिरता नहीं है, बल्कि जमीन के अतराफ में गोल घूम रहा होता है। तो यहाँ पर हमने देखा दायरवी हरकत क्या होती है, इसके लिए कौन सी दो शर्तें होनी जरूरी है, और चांद पर कशिश अमल करने के बावजूद चांद गिर क्यों नहीं रहा है। और जिस तरह चांद है उसी तरह सितारे, सैयारे और सूरज, इन सब के ऊपर यही चीज लागू होती है। आज के सबक, आज के कंटेंट के लिए, आज के वीडियो के लिए इतने ही टॉपिक। और इसके अंदर कुछ डाउट हो या कुछ चीज नहीं समझ आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाने का। और ये हमारा पार्ट 1 था। अगले जो बाकी कंटेंट है इस सबक के, वो आपको जरूर इंशाल्लाह पार्ट 2 में मिलेंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए।